पुराण कालीन परम बीतरागी महाराज सुखदेव की साधना से पवित्र हुई सुख तीर्थ और भागवत की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अन्नदाता किसानों, नौजवान साथियों, मुजफ्फरनगर की बहनों, यहां के अपने सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मुजफ्फरनगर के हमारे लोकप्रिय विधायक जो लखनऊ में कम और मुजफ्फरनगर में ज्यादा समय देते हैं, ऐसे कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद श्री चंदन चौहान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीरपाल निर्वाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री तरनपाल मलिक जी, एमएलसी श्रीमती वंदना वर्मा जी, राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा में नेता श्री राजपाल बलियान जी, माननीय विधायक गण श्री प्रसन्न चौधरी जी, मदन भैया जी, अशरफ अली जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, श्री संजय राठी जी, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह जी, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, पूर्व विधायक सुरेश तितरिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुशीला अग्रवाल जी, चेयरमैन सहकारी बैंक श्री रामनाथ सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक श्री उमेश मलिक जी, प्रमोद उटवाल जी, विक्रम सैनी जी, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व मंत्री श्री धर्मवीर बालियान जी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, प्रदेश महासचिव श्री उमादत्त शर्मा जी, रामनिवास पाल जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के हमारे सभी अन्य सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस रोजगार मेला और विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बन रहे मुजफ्फरनगर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में, जिन्होंने किसानों की बात को भारत की देश की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा बनाया, ऐसे भारत के पूर्व
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये धरा प्रेरणा की धरा है, ये धरा पौराणिक धरा है। जीवन के रहस्य क्या है? महाराज सुखदेव ने इसी धरा पर उस समय महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जीवन के उन सत्य से अवगत करा करके मुक्ति के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा दी थी। इसलिए सुख तीर्थ आज भी भागवत तीर्थ के रूप में हम सब के लिए हमेशा से वंदनीय रहा है, वरणीय रहा है। और जब भी आवश्यकता पड़ी, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की माताओं बहनों ने हमेशा देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, लगातार उस दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़े। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुख तीर्थ की इस पावन धरा में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की इस पावन धरा में चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि की पावन धरा में आज यहां पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की दिव्य प्रतिमा के विमोचन के कार्यक्रम को भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में लोक माता के प्रति 350वीं जन्म जयंती समारोह को पूरी धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर मनाया गया था। हर गांव में, हर क्षेत्र पंचायत में, हर जनपद में, हर संस्था में। और तब केंद्र और राज्य सरकार ने तय किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में 14 श्रमजीवी महिला छात्रावास प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन है, जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथपुरी तक, काशी विश्वनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक, भारत की गुलामी के उस कालखंड में मुगल आक्रांताओं से जकड़ी हुई व्यवस्था में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारत की विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। न्याय और सुशासन का मॉडल कैसे होता है, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने भारत को दिया था, उस समय की व्यवस्था को दिया था। वे मालवा की शासिका थी, लेकिन पूरे देश के अंदर भारत की विरासत का संरक्षण के लिए लगी हुई थी। आज का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ही दिया था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। ऐसी वर्ण, ऐसी वंदनिया लोक माता अहिल्याबाई के प्रति किसका सिर, कौन ऐसा भारतीय होगा? हर सच्चा भारतीय नमन करता है, उनकी वंदना करता है। और मैं यहां के विधायक और यहां की नगर पालिका परिषद की चेयरमैन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोक माता के लिए इतना भव्य परिसर और चौक का निर्माण किया है और उनकी कितनी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की है। बहनों और भाइयों, लोक माता का जो योगदान है
चौधरी साहब का जो योगदान है, ये योगदान जाति के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए है, देश के लिए, देश के लिए। उनके योगदान के कारण हम सब यहां हैं। अभी जब मैं यहां पे रोजगार मेले में मैं, जयंत जी, अनिल जी और कपिल देव जी वहां घूम रहे थे, मैं यहां के नौजवानों के चेहरे की चमक को देख रहा था और मुझे बस बहुत अच्छा लगता है जब नौजवान के चेहरे पर एक नया विश्वास झलकता है, क्योंकि इस विश्वास में भारत का भविष्य है। हमें अच्छा लगता है जब मैं अपने अन्नदाता किसानों को हंसते हुए देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब हमारी बेटी और हमारी बहन सुरक्षित होती है। एक विश्वास झलकता है इसमें। ये विश्वास वही विश्वास है जिस विश्वास के दम पर नए भारत के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए क्या कुछ होना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के विजन को चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। हर नौजवान स्किलफुल हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को भी कैसे हम एक साथ लेकर के हर नौजवान के हाथ को काम दे सके। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहनों और भाइयों, आज इतने हजारों की संख्या में जितनी भीड़ यहां है उससे ज्यादा भीड़ अंदर है और इससे दुगनी भीड़ बाहर है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जब हम लोग गए थे तो वहां पर भी मैं देख रहा था हजारों की भीड़ चारों ओर खड़ी थी। इतनी भीषण गर्मी और तब भी गर्मी की परवाह किए बगैर वे सब वहां थे। हम जो आज सुखद अनुभूति कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मैं आपने पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या इस प्रकार की सुगंध की अनुभूति क्या कोई पाकिस्तान में कर पा रहा है? क्या कर पाएगा क्या? और ईरान में, दुबई में, कतर में, इराक में, यूरोप में भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सब सुरक्षित हैं। 145 करोड़ का भारत सुरक्षित है। ये नया भारत का ताकत है, नई भारत की ताकत है। अमेरिका में जो दुनिया की ताकत है, सुपर पावर है, एक गल्फ वार के इस बाद पेट्रोलियम पदार्थों का दाम 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना बढ़ गया है। पाकिस्तान में खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और उसको तो भूखों ही मरना है, उसकी नियति ही मरनी है। दुनिया के तमाम देशों में महंगाई चरम पर है, लेकिन मोदी जी के कारण भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम भी नियंत्रित है और जो वादा है उसको स्मूथ करके लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है। भारत सरकार जनता को सुविधा मिले, प्रतिदिन 1 से 1,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे करके, लेकिन जनता जनार्दन को राहत मिले, इसके लिए कार्य कर रही है। तब हम लोग यहां पर इतने बड़े आयोजन के साक्षी बन पा रहे हैं, तब हम इस सुखद अनुभूति का एहसास कर पा रहे हैं, तब हम सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा,
जब सुरक्षा का एहसास होता है, कुछ लोग धैर्य खोने लगते हैं। बंधु और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सम हो या विषम, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए, और जब अनुकूल वातावरण हो तब अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को, सबको लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। ये मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या मुरादाबाद, बहनों और भाइयों, यही स्थिति होती थी। पहचान का संकट हम सबके सामने खड़ा होता था। आज जब पहचान का संकट नहीं है, आज जब नौकरी और रोजगार मिल रही है, आप लोग पूछते ही नहीं थे। मुझे विश्वास, यानी 17 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करनी थी, कोर्ट का स्टे था, कोर्ट ने जो मानक तय किए थे, जो नियमावली तय करने के लिए कहा था कि आप इसके अनुसार भर्ती करिए, उससे पहले की सरकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको भाई भतीजावाद करना था, उनका अपने लोगों को भरना था। हम लोग आए, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं भर्ती हो रही है, मुझे बताया गया कोर्ट ने कुछ आदेश किया। मैंने कहा जो कोर्ट ने आदेश किया युवाओं के हित में तो करो, उसको लागू करो। मैंने कहा कितनी भर्ती हो सकती है? उन्होंने कहा हमारे पास ट्रेनिंग के लिए केवल 3000 की क्षमता है। आप सोचो 2017 में 3000, और अभी गत वर्ष हमने जो भर्ती की है 60,244 की। ये सभी 60,000 युवा यूपी का, जिसमें सर्वाधिक मुजफ्फरनगर और बागपत का नौजवान है। ये उत्तर प्रदेश के ही सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है और 20 तारीख को उनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। 20 तारीख के बाद वह भी पुलिस का बिल्ला लगा करके यूपी पुलिस का पाठ बन करके अपनी ड्यूटी देगा थानों में, बेटी भी और नौजवान भी। यह है ताकत। जहां 3000 नौजवानों के लिए ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, वहां 60,000 नौजवान एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये तब हुआ जब प्रयास किया गया। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहे। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें।
हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक में डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। हमने अभी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी 5 लाख की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई है, 5 लाख की। और धीरे धीरे करके हम लोग बीमा कंपनियों से बात कर रहे हैं, कुछ उद्योग जगत दे, कुछ सरकार दे। क्या हर श्रमिक को हम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं जहां ईएसआई के हॉस्पिटल नहीं है? ईपीएफ की गारंटी देने की व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, जिसमें औद्योगिक विकास के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर को भी रखा है, उद्योग जगत के भी और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को रखा है। ये सभी लोग तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती न हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से उससे सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। एक अपील मैं उन सबसे करना चाहूंगा और दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, आज यहां पर हम लोगों ने यहां के विकास के लिए जो योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के 951 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज हम लोगों ने यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई मुजफ्फरनगर की 951 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं। बहनों और भाइयों, ये योजनाएं, इसमें सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग यानी CIIT जैसे योजनाओं के लिए भी अब यहां पे अत्याधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा यहां उपलब्ध होगी, नौजवानों के लिए उपलब्ध होगी। AI के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में यहां का नौजवान भी जानेगा। आप ज्यादातर जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन तक ही जानते हैं। इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी जानेंगे तो आपको देश और दुनिया में आपकी इतनी डिमांड होगी, काम आपको मिलना अच्छा काम मिलेगा। इस सब को लेकर के आज ये नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, लगातार प्रयास हुए हैं। और ये जो सुखद अनुभूति हमारे पास हो रही है, जो विकास के लिए पैसा आ रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कार्यक्रम इसीलिए हो रहे हैं। अभी आपने कहा, अभी 23 दिसंबर 2026 में किसानों के मसीहा चौधरी साहब की जयंती के भी 125 वर्ष होने होंगे और उस समय के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए एक नए कार्यक्रम हम लोगों के बनेंगे। अपने महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में मत बांधिए। याद करना, ये देश गुलाम तब हुआ था जब हमने जातीय तंग दायरे में महापुरुषों को बांधने का पाप किया था। आप मुझे बताइए, धन सिंह कोतवाल
उन्होंने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वातंत्र समर में जो संघनाद किया था, क्या किसी जाति के लिए? देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। जो लोग मुजफ्फरनगर में शहीद हुए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्या इन्होंने किसी जाति के लिए लड़े थे? नहीं, देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे। स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने अपना सब बलिदान किया था। चौधरी साहब ने भी सबके कल्याण की बात की थी। उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने गांव की बात की, उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने खेत और खलिहान की बात की। उन्होंने जाति की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। बहनों और भाइयों, ये बड़प्पन है और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व बनता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना रिस्पेक्ट वे करते होंगे उससे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सबका दायित्व बनता है, हम सब करें। क्योंकि इन महापुरुषों के प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़ता है, वह जाति नहीं देखता, वह देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमाओं में झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, जहां पर देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी भाव के साथ मैं मुजफ्फरनगर में आया हूं। विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, और कल तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।